हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, वो भी 6th एडिशन। अभी तक हमने पढ़ा कंपनीज रूल, जिसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, एक्ट ऑफ 1786 और चार्टर एक्ट पढ़े थे हमने, जिसमें हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड 1813 हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये अभी तक नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप उस पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड 1853, और इतना करके हमारा कंपनी रूल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट 2 वीडियोस में मैं आपको क्राउन रूल कंप्लीट करवा के फिर हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हम क्या देखते हैं, इसने जस्ट अ सेकेंड, इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो कि सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स को होल्ड करता था। एक्चुअली इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट करी इंडिया में। ठीक है, यानी कि एक ही इंसान है जिसके पास सारी पावर्स हैं। डन। देखिए, ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटरी एरिया पजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि इस एक्ट के थ्रू उन्होंने ये बताया कि जो आपके ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने ही बताया था कि जो भी सारी पावर्स हैं वो सब किसके अंदर वेस्टेड है, इन्हीं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। बॉम्बे और मद्रास जो अपने लिए नियम कानून बना सकते थे, अब वो ये काम नहीं करेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन दिस एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश जहां जहां उनका कंट्रोल था, जहां जहां उनकी टेरिटरी थी, उन सब के ऊपर अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो सारे लेजिस्लेटिव पावर को होल्ड करेंगे। ठीक है, जितने भी रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, जितने जितने भी लॉज बनाए जाएंगे, एक्ट बनाए जाएंगे, वो सब किसके थ्रू होंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या बताया कि अब जो भी लॉज बनेंगे उनको, मतलब जो पहले एक्ट बने थे, जितने भी इन्होंने लॉ बनाए थे उनको रेगुलेशंस कहा, और अब जो भी एक्ट बनाए जाएंगे उनको इन्होंने एक्ट्स कहा। बात समझ में आई? मीन्स गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, इन्होंने जो भी लॉज बनाए थे उनको इन्होंने रेगुलेशंस नाम दिया, और इस टाइम के बाद में 1833 के बाद में जो भी एक्ट बनाए जाएंगे उनको कहा गया एक्ट्स। आई थिंक इट इज क्लियर। देखिए, इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कॉमर्शियल बॉडी, जब इंडिया में वो आए थे क्या कैसे थे, कॉमर्शियल बॉडी थे, बट अब इनकी जितनी भी कॉमर्शियल पावर्स थी उन सबको क्या कर दिया गया, डिबार्ड कर दिया गया, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई थी। ठीक है, इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर दी हेल्ड बाय इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, हिज हेयर्स एंड हिज सक्सेसर। कहने का मतलब क्या था कि जब चाहे योर हाइनेस मीन्स जो क्राउन है वो कभी भी इस कंपनी को हटा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अगर वो वहां पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो भी सिर्फ और सिर्फ क्राउन के अंडर कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के थ्रू एक ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से इंडियंस जो थे वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे सकते थे। फिर से समझिए, इंडियंस के लिए भी जो पहले डिवाइडेड थी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया कि आप भी इसमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकते हो, लेकिन कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर थे, पता है आपको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे जो इसके थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, उन्होंने क्या किया, इसको निगेटेड कर दिया, अपोज कर दिया। अपोज करने की वजह से ये इसको ये लागू नहीं कर पाए, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे लागू नहीं हुआ तो वो फिर आगे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों प्रोविजंस थे आपके चार्टर एक्ट ऑफ 33
फिर से ओवरव्यू कीजिए कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, इसी के पास सारे सिविल एंड मिलिट्री राइट्स थे, ठीक है। फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। आगे देखिए, बॉम्बे ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर ले ली गई, और सारी लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। इनसे पहले 33 से पहले जो भी लॉज बने उनको रेगुलेशन कहा गया, और इसके बाद जो भी लॉज बने उनको एक्ट कहा गया, ठीक है। इंडियाज को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, बट क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसको क्या कर दिया था? अपोज किया था, इसीलिए इसको ये रेगुलेट नहीं कर पाए, ठीक है। अब चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की बात करें तो ये बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा, ये कह सकते हो सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है। देखेंगे आप, इसमें इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये है क्या, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखिए, इसमें क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसकी एक गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई, जिसमें 6 मेंबर्स थे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि सबसे पहले क्या किया गया? सेपरेट किया गया क्या? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। सॉरी। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काम थे वो गवर्नर जनरल की काउंसिल किया करती थी, बट अभी ये काउंसिल, इसकी ये दोनों लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? लेजिस्लेटिव फंक्शन में इन्होंने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, जिसमें इन्होंने 6 न्यू मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए, जिसको इन्होंने नाम दिया लेजिस्लेटिव काउंसलर्स, ठीक है। इस लेजिस्लेटिव काउंसलर में क्या थे? 4 इंडियंस थे और 2 ब्रिटिशर्स थे। क्योंकि इसमें इंडियन थे इसीलिए इसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम दिया गया। डन, ठीक है। क्योंकि ये सारे वही फंक्शन, वही सारे काम कर रही थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी, इसीलिए इसे मिनी पार्लियामेंट नाम दिया गया, क्योंकि ये सारे सेम प्रोसीजर्स को फॉलो कर रही थी जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट किया करती थी। ये सुनो, ठीक है। लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड एज स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इस एक्ट के थ्रू बताया गया कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है गवर्नमेंट का वो एक स्पेशल फंक्शन है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या कहा इन्होंने? इंडियंस को रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स एक मैकॉले कमेटी बनाई गई, ठीक है, जिन्होंने द कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता है, जिससे सिविल सर्विसेज में भी इंडियंस को अलाउ किया गया, ठीक है। अब देखिए, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि जो कंपनी का रूल है हर बार 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, हर नेक्स्ट टाइम फिर 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इस लॉ के बेसिस पे कंपनी का जो रूल था वो एक्सटेंड नहीं किया गया। इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, आप इंडियन टेरिटरी में रह सकते हो ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, सिर्फ जब तक ब्रिटिश क्राउन चाहे, बट इन्होंने कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं बताया उनको कि कब तक। इसका कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश क्राउन जब चाहे इस कंपनी के रूल को टर्मिनेट कर सकता है, जब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहेगी। मींस कहने का ये है कि यहां से ब्रिटिश जो आपका कंपनी रूल था वो एंड होने पे आया। एक चीज और देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो पार्लियामेंट में ब्रिटिश इंडियंस को अलाउ कर दिया, ठीक है। फिर सिविल सर्विसेज में, एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को अलाउ कर दिया। एक चीज और, जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, क्योंकि इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन आया है, ये सुनो, और ये पूरी की पूरी एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ी है। मीन्स जितने भी पावर्स हैं वो सब किसके पास हैं? गवर्नर जनरल इन काउंसिल, दैट मीन्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। ये एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि ये जो मिनी पार्लियामेंट है किस एक्ट में बताया गया है कि मिनी पार्लियामेंट है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, चार्टर एक्ट ऑफ 1853,
ठीक है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को, फंक्शंस को किस एक्ट में अलग अलग किया गया? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इंडियंस को कब इंट्रोड्यूस किया गया? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन के तरफ फर्स्ट स्टेप कौन सा था? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। किस कमिटी के थ्रू सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया? मैकॉले कमिटी के थ्रू। डन। तो ये सारे हैं, देखिए जो मैंने आपको बताया ना कि इंडिया 4 इंडियंस जो थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलाउड थे। ये जो 4 इंडियंस थे ये प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी आपकी, जो लोकल गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल और गवर्नमेंट ऑफ आगरा से ये 4 मेंबर्स लिए जाएंगे और 2 जो मेंबर्स होंगे वो आपके ब्रिटिशर्स होंगे। आई होप इट इज क्लियर। स्टिल यू फेस एनी डाउट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, चलो इस एक्ट को एक बार फिर से ओवरव्यू करते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है, सिग्निफिकेंट है बहुत ज्यादा। फर्स्ट में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर दोनों को अलग किया गया। न्यू 6 मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए गए जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, क्योंकि उसमें ज्यादा इंडियंस थे इसीलिए इसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। इन 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स इंडियंस थे जो कि कहां से आ रहे थे? गवर्नमेंट, लोकल जो गवर्नमेंट थी आपकी, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल एंड गवर्नमेंट ऑफ आगरा से आ रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट मीन्स उनको एग्जाम देने की परमिशन दे दी और उनमें से रिक्रूट करने की जो परमिशन थी वो मैकॉले कमेटी में दे दी गई। ठीक है, फिर कंपनी का रूल किसी भी टाइम एक्सटेंड हो सकता है, मीन्स एक्सटेंड कह रही हूँ, डिबार्ड हो सकता है, उसे कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो ये था आपका काउंसिल चार्टर एक्ट ऑफ 1853। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।